हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी वर्स पे। आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अप्रैल और मार्च दोनों का करंट अफेयर्स चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यूट्यूब पे पहले से आ रहे हैं, और आगे भी जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। तो आपका काम ये है कि आप सारे लेक्चर्स को बारी बारी से देखेंगे और घर पे उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। और ये थर्ड एडिशन है क्योंकि इससे पहले हमने अप्रैल और मार्च का कर लिया है। ठीक है, चलिए इस एडिशन में ये जो फरवरी मंथ है इसमें क्या क्या आपको कवर किया है, तो वो है बिहार स्पेशल, नेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यूनियन बजट का कुछ हाइलाइट्स, इकोनॉमी का और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि चर्चा में थे, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग, और लास्ट में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे एमसीक्यूज दिए हैं ताकि वो आप प्रैक्टिस कर सके। उसका जो आंसर है वो नीचे एकदम सबसे लास्ट में दिया है, पहले आपको एमसीक्यू है ऐसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिहार स्पेशल में बिहार इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हम लोग बजट प्रस्तुत करते हैं हर बार। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 2 फरवरी 2026 को असेंबली में ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। कब किया? 2 फरवरी को। किसने किया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। दिस इज 20th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये 20वां साल है इकोनॉमिक सर्वे का, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार का जो जीएसडीपी है वो एस्टिमेट किया गया करंट प्राइस पे 9,91,997। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि हमारा जीएसडीपी कितना है, तो 9,91,997 ये करंट प्राइस पे है। और जो कांस्टेंट प्राइस है वो उस पे है 5,31,372। करंट प्राइस और जो कांस्टेंट प्राइस है इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि करंट प्राइस जो है इसमें इन्फ्लेशन एडेड होता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन होता है। और जो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस पे इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। ये 2011 में एक प्राइस को बेस माना गया, और वहां से लेके चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ा हो, जो बेस प्राइस माना गया 2011-12 के लिए, वहां से इसे काउंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे। अगर बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कहता है कि बिहार का इकोनॉमी का ग्रोथ 14.9% से हुआ, जबकि इंडिया का नेशनल एवरेज 12% है। तो हमने इस बार भी इंडिया को पीछे छोड़ा है। हम लगभग पिछले 2-3 साल से इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ रहे हैं, इंडिया के एवरेज को। ठीक है, और जो एनएसडीपी है, नेशनल सॉरी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीएसडीपी है, यहाँ पे हमारा 9,91,997 कितना है? 9,91,997। ठीक है, और जो हमारा एनएसडीपी है, एनएसडीपी एनएस एनएसडीपी, तो ये नेट हो गया और ये ग्रॉस है। ग्रॉस से नेट में जो बेसिक डिफरेंस होता है ये होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जो होता है इसका ग्रॉस से नेट में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ग्रॉस ये हो गया, नेट ये हो गया। तो हमारा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसे 8,99,020 करोड़ माना गया है करंट प्राइस पे। तो जो मूल्य ह्रास है उसके कारण ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो बस ये एनएसडीपी शायद ही पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी तो बिहार का जीएसडीपी पूछेगा, 9,91,997 करोड़, बस ये याद रखिए। करंट ग्रोथ रेट कितना है करंट प्राइस पे? 13.1, कांस्टेंट प्राइस पे 8.6, बस ये ध्यान ध्यान रखेंगे। फिश प्रोडक्शन में मधुबनी जो है वो टॉप किया है, मधुबनी 6 इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो ये ध्यान रखेंगे। फिश प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ? 960,000 टन। मिल्क प्रोडक्शन 4.2% से बढ़ा है, ये सब क्वेश्चन शायद ही एग्जाम में आए, ठीक है, बस ध्यान रखिए कि मधुबनी जो है फिश में लीडिंग प्रोड्यूसर है। जो रीगा का शुगर मिल है सीतामढ़ी में, इसे फिर से ओपन किया गया है, रीगा वाला सीतामढ़ी का, ठीक है। तो रीगा शुगर मिल वाज रीओपन्ड, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल रिवाइवल। हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, बट आ सकता है एग्जाम में कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो है वो हमारा बढ़ के हो गया है 374 किलोवाट आवर, तो इसको ध्यान रखेंगे। आजीविका, जैसे कि हम लोगों को पता है, बिहार का सबसे फेमस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये है, ठीक है, और इसको आर एस स्कीम के अंतर्गत भी बोला जाता है। ये एक तरह से पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है, और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड होता है। तो जीविका स्कीम जो है ये 1.4 करोड़ फैमिलीज को मोबिलाइज किया है इनटू 11 लाख, जो 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें। तो ये जीविका अभी इकोनॉमी में बैकबोन का काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखें कितना ग्रुप है, तो 11 लाख। चलिए, अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे आप 10,000 रुपया के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसको कैबिनेट अप्रूव कर दिया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, तो इसलिए ये चर्चा में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 ट्रांसफर डायरेक्टली via डीबीटी टू मिलियंस ऑफ वुमेन प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन बिहार इलेक्शन, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फरवरी में रिलीज किया गया, इसलिए ये चर्चा में था। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का? वुमेन सेल्फ रिलायंस थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि 10,000 तो दिया ही गया है, इसके साथ भी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो 2 लाख का एडिशनल आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलो, अब है हायर एजुकेशन एक्सपेंशन इन बिहार। बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड ओपनिंग और डिग्री कॉलेज इन 213 ब्लॉक, जो कि लैक कर रहा था 534, जैसे कि हमको पता है 534 ब्लॉक है, उसमें से 213 ब्लॉक में डिग्री कॉलेजेस नहीं थे, तो वहां पे बिहार गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि बनेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसमें फेज 1 में टारगेट होगा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। बिहार स्टेट डिजिटल इनिशिएटिव, इसमें एक तो बिहार स्टेट डेटा सेंटर है 2.0 अपग्रेडेड टू सर्व डिजिटल गवर्नेंस, इसमें 52 है, 1 2 3, अभी थर्ड वर्जन आ गया। इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफिस में उसमें वाईफाई का सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, और जो वीडियो कॉल्स वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट के बीच में, वो इसके थ्रू होते हैं, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और एक ये है बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, बाफ, तो सिक्योर आइडेंटिटी के लिए। फुल फॉर्म याद रखिए, कहीं एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ERSS, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, डायल 112। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 जगह अभी ऑपरेशनल है, एक दरभंगा, दूसरा सुपौल, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, अब उसी का की फैक्ट क्विक रिवीजन है। 14.9 बिहार का जीएसडीपी ग्रोथ है। 20वां इकोनॉमिक सर्वे है। जीविका में 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। फिश प्रोडक्शन में मधुबनी लीडिंग है। रिका शुगर मिल ओपन हुआ है।
A first woman on AI AAI board, निवेदिता दुबे। इनका बिहार से कनेक्शन है, तो इसलिए याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एएआई बोर्ड में निवेदिता दुबे जो है वो पहली महिला बनी है, तो उनका संबंध बिहार से है, बस ये याद रखें। चलिए अब नेशनल पॉलिटिकल न्यूज पे आते हैं। तो उधर जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया बिहार में, हम देखिए वो उसी तरह से यहाँ पे स्टेट लेवल के अलावा जो सेंट्रल लेवल है वहाँ पे भी बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। जनरली जो बजट है वो हमारे संविधान में कहीं भी ये वर्ड मेंशन नहीं है, बजट। लेकिन इसके जगह पे संविधान में जो वर्ड मेंशन है वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत है, उसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। तो इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 112। बजट सेशन 2026 में पहला सेशन जो है 28 जनवरी से फरवरी 13 तक चला था, और सेकंड जो शेड्यूल था वो था मार्च 9 से 2 अप्रैल, जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है। यूनियन बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला ताई, उनके द्वारा सॉरी प्रस्तुत किया गया। ठीक है। और कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, जो फोर लेबर्स लॉ है उसके अंतर्गत, फोर लेबर्स कोड, उसी के अंतर्गत ये सब। चलिए 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया गया उसका कुछ हाइलाइट्स हैं, क्योंकि वो न्यूज फरवरी में कवर किया गया। तो महाराष्ट्र का जो तेबलियू है उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। थीम था गणेश उत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। हमारी मोदी जी का सबसे फेवरेट डायलॉग, आत्मनिर्भर बनिए। तो महाराष्ट्र के जो झांकी है उसको पहला प्राइज मिला है, ये ध्यान रखेंगे। उसका थीम क्या था? गणेश उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरा प्लेस जम्मू कश्मीर को मिला है, और तीसरा प्लेस केरला को मिला है, वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी। और फोर्स में इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में मिला है, और दिल्ली पुलिस को बेस्ट अमंग सीएपीएफ्स। कल्चर कल्चर में अगर संस्कृति के तौर पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को वंदे मातरम के लिए। अब गवर्नेंस एंड पॉलिसी इनिशिएटिव देख लेते हैं। तो कैबिनेट अप्रूव किया है 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, ये 14 फरवरी का न्यूज है। ठीक है। पर्पस क्या था इसका? तो ड्राइव मार्केट लेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडियन सिटीज। तो अभी जैसे कि बिहार में भी देखेंगे, सेंट्रल लेवल पे भी अर्बनाइजेशन को फोकस किया गया है। किसको? अर्बनाइजेशन को। तो अभी उसी के लिए ये क्या है कि ड्राइव मार्केट लेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हैं, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार में जो अभी अर्बनाइजेशन का रेट है वो 15.3 है, जो कि बहुत खराब है। तो बिहार इसलिए फोकस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन किया जाए। ठीक है। एक है लिम्फेटिक फिलराइसिस एलिमिनेशन कैंपेन। तो ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और फॉर लिम्फेटिक फिलराइसिस एलिमिनेशन। इसमें 12 एंडेमिक स्टेट टारगेटेड, जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बिहार भी शामिल है लिम्फेटिक फिलराइसिस एलिमिनेशन कैंपेन में। 12 स्टेट है, 12 स्टेट में बिहार भी शामिल है। और लिम्फेटिक फिलराइसिस होता किसके द्वारा है? तो वुचेरिया बैंक करें कि ये लिम्फेटिक फिलराइसिस जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है। तो ये मस्क्यूटो, मच्छर के द्वारा ये ट्रांसमिशन इसका होता है। ठीक है। और इंडिया का जो टारगेट है वो है कि
ये इंडिया टारगेट एडवांस टू 2027 से पहले इसको खत्म कर लेना है, और ये SDG 3 जो टारगेट है उससे आगे है। ठीक है। केरला का जो अर्बन पॉलिसी है वो लॉन्च हुआ है, केरला अर्बन पॉलिसी 2050। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फ्रेम द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अर्बन पॉलिसी। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अर्बन पॉलिसी लाने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो केरला है। इसका विजन 2050 ये है कि केरला एज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एंड टाउन। तो अभी बेसिकली हम लोग जो फोकस करते हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो ये जो है इनका, ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एंड टाउन्स डेवलप करने वाले हैं, कंटिन्यूअस नेटवर्क्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज। ये है विजन 2050 इनका, अप्रूव्ड बाय केरला कैबिनेट मिनिस्टर, प्रिपेयर्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओवर नियरली 2 साल में इसमें लगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि केरला पहला राज्य बना है जो कंप्रिहेंसिव स्टेट अर्बन पॉलिसी लाया है, और ये इसमें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज नेटवर्क को डेवलप कर। ठीक है। चलो, फिर से केरला का ही न्यूज है। केरला टाइडल फ्लोडिंग declared state-specific disaster. Kerala became the first state to declare tidal flooding, जो सनी डे फ्लोडिंग होता है उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। ठीक है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है केरला का? अर्नाकुलम है, अल्पुझा है और त्रिशूर है। त्रिशूर ना, त्रिशूर, अर्नाकुलम और अलेप्पुझा। तो ध्यान रखेंगे कौन सा ऐसा स्टेट है जो टाइडल फ्लडिंग को, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है, तो वो है केरला। ठीक है। ये अंतर्गत किसके अंतर्गत है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत है। चलिए, सेंटाई फ्रेमवर्क भी उसी का है। एक PM राहत स्कीम है, ये क्या करता है? ऑफर करता है कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। जैसे कि मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट से घायल हो जाता है, तो जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है उसके लिए 1.5 लाख दिया गया है। ये स्कीम का नाम क्या है? PM राहत। तो इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसको ध्यान रखेंगे, PM राहत स्कीम। ये किसके लिए है? तो रोड एक्सीडेंट से जो भी पीड़ित थे उनके लिए। एम्स टू इंश्योर टाइमली एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है। लखपति दीदी स्कीम, टारगेट को डबल किया गया है। गवर्नमेंट डबल द लखपति दीदी टारगेट फ्रॉम 3 करोड़ टू 6 करोड़ बेनिफिशरीज। लखपति दीदी का स्कीम को क्या किया है, जो उसके बेनिफिशरीज है उसको, इसके टारगेट को जो है वो डबल किया गया। अब 6 करोड़ वुमेन को लखपति दीदी बनाना है मार्च 2029 तक। तो डेडलाइन याद रखेंगे, मार्च 2029 तक 3 करोड़ से बढ़ा के 6 करोड़ कर दिया है। ठीक है। AI इन एजुकेशन, बोधन AI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोधन AI ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे आने वाले मेंस में ये पूछे। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो है ही। गवर्नमेंट अनाउंस इंटीग्रेशन ऑफ AI टूल्स अक्रॉस द प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। बोधन AI AI टूल है, ये नोट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो है से लॉन्च किया है IIT मद्रास के सपोर्ट से, और विल डेवलप भारत एडू AI स्टैक। ठीक है। अंतर्गत ये है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि UPI होता है, आधार होता है, उस तरह से। इसमें फोकस क्या रहेगा? तो AI में इंक्लूड करेगा इंडियन लैंग्वेजेस को। ठीक है। और ये अलाइन करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं बजट के। हमने इससे पहले गवर्नेंस पॉलिसी देख लिया, उससे पहले ये नेशनल में पार्लियामेंट का बजट सेशन देखा था, और इससे पहले बिहार वाला जो बिहार स्पेशल देखा। तो अब हम लोग देखते हैं जो यूनियन बजट है 2026-27 का, उसका हाईलाइट। टोटल अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें 2026-27 के लिए, तो वो है 53,47,315 करोड़। ठीक है। कितना है एस्टिमेट, बजट एस्टिमेशन? वो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 53,47,315 करोड़। अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये 4.3% ऑफ GDP।
तो यह एक टर्म है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा। इसको थोड़ा सा समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का मतलब है, सीधा सीधा अगर सामान्य भाषा में बात करें तो सरकार को जितना कर्जा लेना पड़ता है उसको राजकोषीय घाटा में माना जाता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये फॉर्म, टोटल जितना खर्चा हो रहा है अगर उसमें से टोटल इनकम को घटा दे तो जो बचता है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और जीडीपी एस्टिमेशन की बात करें तो जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो 76%, 7.6%, सॉरी 7.6% एट कांस्टेंट प्राइस। और अब जो नेशनल लेवल पे बेस ईयर हो गया है वो हो गया है 2022-23, इसको ध्यान रखें। चलिए, भारत में एक चीज अभी हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है तो बस कॉरिडोर को बना दे रहा है कहीं पे भी। जैसे इधर है तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो बस भारत में कॉरिडोर बहुत सारे बन रहे हैं। तो उसी तरह से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अनाउंस विद द की नोड एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो ऐसा कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, बस नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पढ़ लीजिएगा इसको पीडीएफ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, लोन एलोकेशन अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंक्रीज्ड, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग फार्मर क्रेडिट एक्सेस एग्रीकल्चर बिल। ये टॉपिक बेसिकली मेंस का है, जो बजट से है लेकिन मेंस से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमारा, अगर एग्रीकल्चर का की टॉपिक को बात करें तो एग्रीकल्चर में जो हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो हम लोग इनपुट पे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हार्वेस्टिंग में देखते हैं, फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। तो इनपुट्स क्या है हमारे, जैसे इरिगेशन, सॉइल, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स है हमारे। और इसी इनपुट्स में एक कैश, जो हमारे पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए जो ये है लोन एलोकेशन जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जो मेंस में हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो बहुत डिटेल से करेंगे। और ये टॉपिक है जीडीपी बेस ईयर का जो रिवीजन हुआ है, तो जो ये मॉस्पी है उसने रिलीज किया है अब नया, जैसे जो पहला बेस ईयर था 2011-12, अब इसको चेंज करके जो हमारा न्यू न्यू बेस ईयर हो गया है वो 2022-23 को बनाया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन है इसका फुल फॉर्म, तो उसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका लेक्चर्स अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे इसका लेक्चर्स अपलोडेड है, तो आप लोग प्लीज जाके उसको देखिए। सिर्फ 5 लेक्चर्स में सारे बेसिक्स जो है इकोनॉमिक्स के वो कवर करा दिए गए हैं इकोनॉमी के फैकल्टी के द्वारा, तो प्लीज उसको देखिए जाके। चले, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट में वही चेंजेस हुए हैं, रेपो रेट को जो 5.5 था इसको रिड्यूस करके 5.25 कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, बस इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी voted to keep repo rate at unchanged at 5.25%. Standing deposit facilities DF rate margin MSF rate and bank report also unchanged. तो ये सब SDF MSF और ये RR रिवर्स रेपो रेट, ये जो भी है ना, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में कवर किए गए हैं, तो आप उसे जाके देखिए, ठीक है। इंडिया यूएसए ट्रेड डील एग्रीमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो आप मार्च वाले करंट अफेयर्स में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इंडिया डिप्लोमेटिक आउटरीच, फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया 17 से 19 फरवरी के बीच में वो आए थे, ठीक है।
मैक्रोन विजिट किए थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया, बायलैटरल एग्रीमेंट जो उनसे, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ध्यान रखना है फ्रेंच के प्रेसिडेंट कौन, बस। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट स्टेट विजिट टू इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील पेड स्टेट विजिट टू इंडिया, की बायलैटरल आउटकम्स अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन 21 फरवरी। ठीक है, तो ये सब आया, स्टेट विजिट हुआ है, तो बस आपको ध्यान रख लें, छोटे छोटे एग्जाम्स में क्या करता है ना, ये पूछ लेता है कि जैसे वहाँ फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ब्राजील का प्रेसिडेंट, तो कौन है, तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन है ब्राजील के वर्तमान में प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको वीडियो देखने के बाद आप इसे, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं भी याद है तो आप गूगल करके फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब पीएम मोदी विजिटेड टू इजराइल, पीएम मोदी विजिट इजराइल, फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंडिया इजराइल समिट विजिट। ठीक है, इनका होता ही रहता है, अभी भी साहब 5 देश की यात्रा पे गए हैं। ठीक है, आप लोग मेलोडी चॉकलेट देखे होंगे, तो सही है। चलिए, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट गलगोटिया देखे ही हैं हम लोग। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कंक्लूडेड विद एडॉप्शन ऑफ न्यू दिल्ली रेगुलेशन। तो याद रखना, न्यू दिल्ली रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, तो एआई इम्पैक्ट समिट से रिलेटेड है। इसमें ये इट वाज एंडोर्स्ड बाय 91 कंट्रीज। ठीक है, इसमें जो सबसे मीम मटेरियल बना था वो था गलगोटिया का वो एआई डॉग। ठीक है, चले, अब ब्रिक्स, इंडिया एज ए चेयर इन 2026। तो ब्रिक्स जो है कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का, अब तो ब्रिक्स प्लस हो चुका है। तो ये जो कंट्री है, इसके लिए अब 2026 में जो होस्ट है वो इंडिया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडिया होस्टेड फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा एंड साउथ शेरपा मीटिंग इन न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन थे सुधाकर दलेला, इंडिया ब्रिक्स शेरपा, तो ये ध्यान रखेंगे ब्रिक्स के शेरपा कौन है। थीम क्या था, तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मोदी जी जहां भी जाते हैं ना, वो अपना एक थीम बनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया है इस बार, जैसे ब्रिक्स है, लेट मी, ब्रिक्स, तो इन्हीं को ये थीम के रूप में, जैसे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ब्रिक्स मेंबर में ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री है, 10 है, 11 है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 10 की 11 है, पहले 5 था, फिर कौन बढ़ा, कौन आने से मना किया, ये सब ध्यान रखें। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी, की ग्लोबल सिक्योरिटी से डिस्कस रशिया यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक एआई एंड ऑल। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, वहां पे शेख हसीना जो थी, ठीक है, फिर शेख हसीना को हटा दिया गया, और नया जो इलेक्शन हुआ है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, वो एकदम डिसेसिव विक्ट्री हुआ उनका, बहुत ही शानदार जीत हुआ है। और तारिक रहमान जो है, वो बीएनपी के लीडर, वो है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बने। ठीक है, तारिक रहमान के हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट तो है जियाउर रहमान, उनके बेटे हैं, और फॉर्मर खालिदा जिया जो है, प्रधानमंत्री खालिदा जिया और प्रेसिडेंट जियाउर रहमान उनके पुत्र हैं तारिक रहमान। नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने रॉबर्ट रॉब जेटिन रॉब जेटिन, क्या नाम है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री का, रॉब जेटिन, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन एसआई जैसे और बिहार एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के, तो आप याद करिए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि यंगेस्ट पीएम इन डच। ठीक है, 38 ईयर्स में,
और फर्स्ट ओपनली गे लीडर है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे यंगेस्ट है डच हिस्ट्री में, और पहले ओपनली गे लीडर है, मतलब गे हैं ये। ठीक है, जो LGBTQ+ हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें जो जी है वो है। ठीक है, चलिए। EU inaugurated its first European legal gateway office in New Delhi, ध्यान रखें इसको। डिफेंस एंड सिक्योरिटी करते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। बस 17 पेज का PDF है, जिसमें आधा आधा पेज ही है, तो बस 2 ही 3 पेज बचा हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। INS कृष्णा, इंडियन नेवी लॉन्च फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा। तो INS कृष्णा क्या है, ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इंडिजिनसली डिजाइन है, और ये क्या है, कैडेट ट्रेनिंग शिप, CTS, कैडेट ट्रेनिंग शिप। INS कृष्णा क्या है, CTS है। ये LNT शिपयार्ड जो है चेन्नई में, वहां उसके द्वारा बनाया गया है, और ये पहला है, 3 CTS आने वाला है कैडेट ट्रेनिंग शिप, उसमें से ये पहला है। ठीक है, और इसका कैपेसिटी क्या होगा, वो होगा 150 कैडेट्स ऑफिसर को ट्रेन करना। तो 150 को कैपेसिटी है इसका, और इसका डिलीवरी एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ 2026। ठीक है, तो बस ध्यान रखना INS कृष्णा क्या है, और ये इसका क्षमता क्या है, बनाया किसने, LNT ने। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि inaugurated advanced water jet production and testing facility. ठीक है, इंडिया becomes the third country globally after USA and South Korea with this facility. तो ये करेंगे एडवांस वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग, तो इसके लिए इंडिया थर्ड कंट्री बना है। ठीक है, इट विल सपोर्ट डोमेस्टिक सप्लाई चेन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट MSME इकोसिस्टम। दो चीज ध्यान रखना है कि इंडिया तीसरा कंट्री बना है आफ्टर USA एंड साउथ कोरिया, और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो DG है वो है परमेश शिवमणि, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड 50th रेजिंग डे ऑन February 1। इनका स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, वो हुआ था 1 फरवरी 1977 को। ठीक है, और अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, कोस्ट गार्ड एक्ट 1970 बाद में एक्ट आया था। ठीक है, चलिए। हिंदू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड 2312 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर 8 ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस एयरक्राफ्ट के लिए किसके साथ साइन हुआ है, तो हाल HAL के साथ साइन हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नाम बहुत ही फेमस है, सुने ही होंगे, उनको अशोक चक्र मिला है। प्रेसिडेंट अप्रूव्ड अशोक चक्र फॉर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस हुआ था। शुभांशु शुक्ला वन ऑफ द 4 पायलट हैं जो गगनयान मिशन के हैं। ठीक है, और इन्होंने जो USA का मिशन था उसमें भी की रोल प्ले किया है। चलिए, अब साइंस एंड टेक की बात करते हैं, तो AI गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नमेंट लॉन्च्ड AI ड्रिवन गवर्नेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, कोई काम का नहीं है हम लोग प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और रमन इफेक्ट के लिए ये मनाया जाता है। जो हमारे CV रमन हैं फिजिक्स के, उनके उन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट का। रमन इफेक्ट जिस दिन खोज हुआ था 1930, डिस्कवर्ड बाय CV रमन इन 1928। ठीक है, तो उसमें उसी के लिए ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और सिर्फ 1930 जो अभी मैंने बोला, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए। और इस बार का थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। थीम था
साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी जो भी बात होगा ना हम लोग का, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बात होगा। ठीक है। आप SDG 17 जो है उनको भी एकदम रट के रहेंगे, कभी भी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है। मड वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, तो डॉर्मेंट मड वॉल्केनो इरप्टेड एट श्यामनगर इन तिगलीपुर, नॉर्थ अंडमान। तो हमारा जो ये अंडमान वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। तो ये एरिया जो है ये है नॉर्थ अंडमान का। ठीक है। इसी में एक वॉल्केनो है, मड मड वॉल्केनो था। ठीक है। डॉर्मेंट था, बहुत दिन से ये सुसुप्त था, तो वहीं पे जो है ये इरप्ट हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, इसका आप नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। चलिए। AI फॉर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। चलिए। इसरो का एग्रीमेंट है, कोई खास है नहीं। चलिए। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस चेंज करके, फेस को अल्टर करके किसी का भी वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो जैसे कि वो रश्मिका मंदाना वाला केस हुआ था, तो उसी से आपको ध्यान रखना है। डीप फेक के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बाद अवार्ड्स, फिर स्पोर्ट्स, बस खत्म। इन्वायरमेंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चूंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर में, जो ईरान का शहर है, वहां पे वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसको उसको अडॉप्ट किया गया था, तो उसी के लिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। और ये ट्रीटी जो हुआ था वो 1975 से फोर्स में आया था। और आ, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स है वो है 172 देश। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है ये कि जो इस बार का थीम है वो है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ध्यान रखना है कि अभी जो है ये इंडिया हैज नाउ 98 लिखा है। अब ये जो शेखा झील है, एक ये फरवरी का करंट अफेयर्स लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, जो शेखा झील यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। ये हो गया, तो इंडिया हैज नाउ 99 वेटलैंड्स, जो कि रामसर साइट्स है। ठीक है। और अगर बिहार में बात करें तो टोटल 6 रामसर साइट्स। चले। CSIR IHBT ट्यूलिप गार्डन इन पालनपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी ओपन ट्यूलिप गार्डन टू पब्लिक, हम लोग देख चुके हैं मार्च में इस करंट। केरला टाइडल फ्लडिंग देख चुके हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। इंडिया रैंक 23rd इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंप्रूव इंडिकेट प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इमिशन। ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो 23 है। ये ध्यान रखना। हिंदी में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंक है 23। और आप ये जो PDF है इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे आज मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जितने पद्म अवार्ड हैं या और कुछ टाइप के अवार्ड्स हैं वो रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है। तो इस बार जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे फिर से अवार्ड्स घोषित किए गए हैं। और इसका जो स्पेशल लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कल से परसों तक में आएगा।
इसमें सारे अवार्ड्स जो पद्म अवार्ड किसको किसको मिला है, ठीक है, उसके लिए आपको उसमें डिटेल वीडियो रहेगा, ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। स्मृति मंदाना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो इसको ध्यान रखना है। अवार्डेड सेरेमनी न्यू दिल्ली, ध्यान रखना है। बीबीसी इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंदाना, ठीक है। दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पीटे में बनाया गया है। अब पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल, ये ध्यान रखें। भव्य भारत भूषण अवार्ड ईशा फाउंडेशन का जो है इंस्टीट्यूट है, लॉन्च किया है महाशिवरात्रि पे, ठीक है। और ये अवार्ड है भव्य भारत भूषण अवार्ड, ठीक है। किसके द्वारा ये किया गया है? ईशा फाउंडेशन। चलिए, निवेदिता दुबे, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये फर्स्ट वुमेन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड के, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑन बोर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और ये निवेदिता दुबे क्यों हम लोग इससे पहले ये देख चुके हैं, क्योंकि इनका जो संबंध है वो बिहार से ही है। तो आप हमें बताएंगे निवेदिता दुबे का बिहार से किस डिस्ट्रिक्ट से इनका रिलेशन है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड मिला है दलाई लामा को, देख लेंगे आप इसको। अवार्ड्स वाला एक कंप्लीट लेक्चर हम ना लेके आएंगे। जैसे ये हमारा मंथली वाला खत्म होता है, तो हम सोच ये रहे हैं कि जो अवार्ड्स है, ठीक है, रैंकिंग है, स्पोर्ट्स है, इस पे अलग अलग लेक्चर्स हम लेके आए हैं पूरा साल भर का एक साथ, ठीक है। एक साल में कितने अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं, एक इंडिया का रैंकिंग पूरा एक साल में अभी वर्तमान में क्या है, स्पोर्ट्स का क्या क्या घटना हुआ है, ये एक साल का हम अलग अलग लेक्चर्स में लेके आए। अभी पहले मंथली हम लोग कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इंडियन फिल्म है बूंग, जिसे बाफ्टा चिल्ड्रंस फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इंडियन फिल्म बूंग वॉन द फर्स्ट एवर बाफ्टा चिल्ड्रंस फिल्म फेयर अवार्ड फॉर इंडिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा मूवी है, वो है बूंग। रबल नागी, इंडियन टीचर रबल नागी वॉन $1 million ग्लोबल अवार्ड, तो बस नाम याद रखना है, रबल नागी। मुंबई अनाउंस्ड एज अ होस्ट प्रिंस विलियम अर्थशूट प्राइज ड्यूरिंग क्लाइमेट वीक 2026, तो अर्थशूट प्राइज कौन अनाउंस किया है? विलियम अर्थशूट प्राइज, या मुंबई, ठीक है। ग्रेका मैकेल इंदिरा गांधी पीस प्राइज, मोजाम्बिक ग्रेका मैकेल ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो किसको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये मिला है ग्रेका मैकेल, ठीक है। चलिए, वो स्पोर्ट्स है, सॉरी ये इंडेक्स वाला आ गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग जो है वो है 75, ठीक है। स्पोर्ट्स में बात करें तो इंडिया वुमेन क्रिकेट जो है, इंडिया वन द वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, स्मृति वंदना प्लेड पाइवटल रोल इन, ठीक है। तो जैसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हम लोग देख चुके हैं, स्मृति वंदना को मिला है। और इंडिया वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है इंडिया women। चलिए, दिव्या देशमुख का हम लोग देख चुके हैं, प्रतिपाल का भी देख चुके हैं। चलिए, डे एंड थीम की बात करें तो कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। थीम याद रखना है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद और थीम जो वर्ल्ड रेडियो डे है ये याद रखेंगे 13 फरवरी, इंपॉर्टेंट है। थीम था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडियो एंड एआई, 13 फरवरी, ठीक है। उसके बाद बस एक साइंस डे, ये 4 याद रखना है, हो गया। 1 फरवरी कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, और 28 फरवरी साइंस डे, बस 4।
चार कौन कौन सा है बताइए फिर से। 1 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख और 28 तारीख। एक कोस्ट गार्ड, दो वेटलैंड, 13 रेडियो और 28 साइंस। चलिए, अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख चुके हैं। पासपोर्ट्स रैंकिंग हम लोग देखे, 75 है इंडिया का, इम्प्रूव हुआ है। क्लाइमेट चेंज हम लोग देख चुके हैं, 23 हो गया है। ठीक है, चलिए, अब जितना हम लोग करंट अफेयर्स देखे हैं उसी का ये प्रैक्टिस है। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और बाद में आंसर मिलाना है कि आपको कितने इसमें से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ये कौन सा था, कौन सा फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे में किसको मिला है, कोस्ट गार्ड कब मनाया जाता है, पासपोर्ट रैंकिंग में क्या है, कौन सा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट 17 से 19 तारीख को विजिट किए थे, बोधन एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। आप बस एक चीज ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट इक्वल टू सक्सेस। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का सोर्स होता है वो पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह न्यूज़पेपर का करता है। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बीपीएससी बस सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।